वेलकम बैक टू लॉ माइंड्स। आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का एक नया पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है डाइंग डिक्लेरेशन, जो कि मेंशन्ड है सेक्शन 32 और 33 में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में लिखा ये है कि एक इंसान जब डेड बेड पर होता है, मतलब वो मरने वाला होता है और कोई उसकी मरने का कारण होता है, तो जो भी उसके मरने का कारण होता है तो वो सब कुछ उस समय सब कुछ सच सच बताता है, क्योंकि उस सिचुएशन में एक इंसान उस स्थिति में नहीं होता कि वो झूठ बोले और सच्चाई को छुपाए। तो वो जो भी डिक्लेरेशन देता है, जो भी चीज़ वो बोलता है कि क्या चीज़ उसके मरने का कारण बनी है, किसी भी क्राइम से रिलेटेड अगर वो है, और क्या चीज़ उसके मरने का कारण बनी है, तो वो कहलाता है डाइंग डिक्लेरेशन। कि जब एक इंसान मरते टाइम, या फिर वो एकदम बिल्कुल डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब वो नहीं जिंदा बच पाएगा और उसके पास कुछ चंद टाइम बचा है, तब जो भी वो स्टेटमेंट, जो भी वो एडमिशन देता है, उस समय उसको कहा जाता है डाइंग डिक्लेरेशन। तो इसमें लिखा है, थ्रू आउट हिस्ट्री द डाइंग डिक्लेरेशन हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल in the administration of justice. It is based on the principle that such declarations are made on the verge of death when individuals have no worldly motives or reason to deceive. In this state, their minds are compelled by the most powerful considerations to speak the truth. The law recognizes the solemnity of imminent their death, considering it equivalent to a sworn oath in a court of justice. The gravity of impending death is believed to be the most reliable assurance of the truthfulness of a dying person's statement. Regarding the circumstances leading to their demise, these declarations are considered highly credible as they are made when the events are fresh in the individual's mind and remain untainted by external influences. तो इसमें यह है कि एक पहले जो मैंने आपको बताया कि जब एक इंसान मरने की स्थिति में होता है, तब जो वो उस समय वो जो भी बोलता है वो सब सच बोलता है। और लॉ में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, जब जस्टिस किसी को मिल रहा होता है, जब जस्टिस किसी को मिलने वाला होता है, जब जस्टिस, कोर्ट ऑफ लॉ हमें जस्टिस देता है, और ऐसे सिचुएशन में डाइंग डिक्लेरेशन बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही वाइटल पार्ट प्ले करती है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो आइए अब आगे हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डाइंग डिक्लेरेशन की डेफिनेशन सेक्शन 32 पार्ट 1 में दे रखी है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। डिफाइंस एडमिसिबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन एज द कॉज ऑफ देयर डेथ or related to the events leading to their demise, especially when the cause of death is in question. Such statements, whether made by a person who is still alive or made when they were expecting death, are considered relevant and admissible as evidence in any legal proceeding concerning the cause of their death. Consequently, the dying declaration holds significant weight in court and can serve as a potent tool to bring the perpetrators to justice. तो इसमें ये लिखा है कि जब एक इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने डेड बेड पर होता है या फिर वो जिंदा है मगर मरने वाला है, तो उस समय वो जो भी स्टेटमेंट देगा कि उस क्राइम का या उसकी स्थिति का कारण कौन बना, कैसे बना, क्या हुआ था उस समय, तो वो स्टेटमेंट, वो डिक्लेरेशन जो उसने दी है, वो कोर्ट में एडमिसिबल होती है और उसका कोर्ट में बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है परपेट्रेटर्स को जस्टिस दिलाने में। So according to section 32, a statement can be both written and spoken. एक statement जो है, जो भी डेथ बेड पर है, जो भी वो डिक्लेरेशन दे रहा है, जो भी वो स्टेटमेंट दे रहा है, या तो वो लिखित में हो सकती है या फिर जो उसने बोला हो वो हो सकती है। और ये डिसाइड हुआ था एम्परर वर्सेस अब्दुल आहिद के केस में। दैट कंडक्ट वाज पर्टिनेंट एज अ डेथ बेड डिक्लेरेशन। इसको डेथ बेड डिक्लेरेशन कहलाया जाएगा। द डिक्लेरेशन मस्ट रेफर टू कॉज ऑफ डेथ, ट्रांजैक्शनल फैक्टर्स दैट लेड टू द डेथ। जो डिक्लेरेशन है वो डेथ की कॉज से रिलेटेड होना चाहिए कि कैसे वो डेथ बेड पर पहुंचा।
The remark made by the deceased to his wife that he was going to the accused to collect money from him. अब अगर एक बंदे ने कहा कि जो डिसीज पर्सन है, जो डेथ बेड पर लेटा है, उसने अपनी पत्नी से कहा, ये एक एग्जांपल है कि मैं पैसे लेने जा रहा था, जो एक्यूज है, जो उसकी मौत का कारण बना was found to be admissible under section 32 part 1 in पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में ये बोला गया। सो अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशंस। द डाइंग डिक्लेरेशन मे बी मेड इन एनी मैनर रिगार्डलेस ऑफ फॉर्म। डाइंग डिक्लेरेशन, जब कोई आदमी मर रहा होता है तो वो जो भी डिक्लेरेशन दे वो किसी भी फॉर्म में हो। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड ओरली in written by gestures and signs, by making a thumbprint being incomplete, or by answering a question. The person who makes the declaration, however, must make an ambiguous assertion. It's possible that the declaration needs to be put in writing and repeat the speaker's identical words. When a magistrate records a dying declaration, they should do it in a question and answer format so that they can get the most accurate information possible. In some cases, the dying declaration serves as the only evidence required to support an accused person's conviction. तो इसमें लिखा है कि डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी प्रकार की हो सकती है, या तो वो ओरली बोल सकता है, या फिर वो राइटिंग में दे सकता है, या फिर वो जेस्टर्स या साइंस के थ्रू बता सकता है, या फिर वो अपना किसी ने एविडेविट लिखा हुआ है तो वो उस पर थंबप्रिंट लगा के बता सकता है। जो भी पर्सन डेड बेड पर होता है, अगर उसकी रिपोर्ट कोई मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करने गया है और वो रिकॉर्ड करवा रहा है तो वो क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में करवा सकता है, ताकि इससे पता चलता है क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट से ये होता है कि बस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो कि एक जज को चाहिए होती है किसी भी एक्यूज को सज़ा देने के लिए, वो उसको मिल जाती है। तो ये तो इसमें हमने देखा कि कितने प्रकार के हो सकते हैं डिक्लेरेशन। जेस्टर या साइंस के द्वारा हो सकते हैं कि जेस्टर या साइन के थ्रू जो भी डिसीज्ड पर्सन है, जो भी डेथ बेड पर पर्सन लेटा हुआ है, वो जेस्टर्स और साइंस यूज़ कर बता सकता है कि हाँ उसके साथ क्या हुआ था या क्या उसकी मौत का कारण बना। ओरल और रिटर्न हो सकता है, या तो वो बोल सकता है या फिर वो लिखित में दे सकता है कि क्या उसकी इस हालत का कौन कारण है। इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन होती है कि जब डाइंग डिक्लेरेशन वो डिक्लेरेशन कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं इस वजह से मरा, और बोलते बोलते उसकी डेथ हो गई। और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो जज होता है, जो मैजिस्ट्रेट होता है, वो डाइंग डिक्लेरेशन ले सकता है क्वेश्चन और आंसर्स के फॉर्मेट में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हु कैन रिकॉर्ड द डाइंग डिक्लेरेशन। कौन ऐसे लोग हैं जो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। A dying declaration that genuinely adheres to the tenet nemo returns proximiter mentri, man will not meet his maker with a lie in his mouth, is admitted as proof as long as a dying declaration inspires confidence in the court's mind and is devoid of any training. It does not need to be backed up by any evidence. State of Rajasthan versus Tukaram, the court ruled that a deathbed declaration is admissible if it is given in extreme situations when somebody is about to die, all hope of his life has been lost, all reason for dishonesty has been muzzled, and their attention has been forced to tell only the truth. The phrase "a dying man seldom lies" is recognized under Indian law. तो ये कौन कौन रिकॉर्ड कर सकता है? कैन बी रिकॉर्डेड बाय अ नॉर्मल पर्सन, कैन बी रिकॉर्डेड बाय अ डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर, कैन बी रिकॉर्डेड बाय द जज। तो इसमें लिखा है कि कोई भी एक इंसान अगर डेथ बेड पर है और उसकी जो भी एडमिशंस वो देता है, जो भी स्टेटमेंट्स वो दे रहा है उस समय अपने डेथ बेड पर, वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल होंगी और उसी से मदद मिलेगी कि कौन एक्यूज है और किसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये बोला गया था राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस उकाराम के केस में, कि ये डाइंग डिक्लेरेशन एक प्रूफ है, और जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन होती है तब इंसान अपने डेड बेड पर डिसऑनेस्टी नहीं कर सकता, उस समय उसे वो सच ही बोलेगा। और ये कोई भी एक नॉर्मल पर्सन जो कि एक ऑथोराइज्ड पर्सन हो सकता है, जो कि इंडियन लॉ, जो भी इंडियन एविडेंस एक्ट में लोग लिखे हुए हैं, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दिस
डाइंग डिक्लेरेशन दूसरा बंदा जो रिकॉर्ड कर सकता है वो है या तो डॉक्टर या फिर पुलिस। डॉक्टर जिसने जो इलाज कर रहा है वो उस समय वहाँ पर प्रेजेंट है और कोई और वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो डॉक्टर रिकॉर्ड कर सकता है। अगर वहाँ पे पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट है उस टाइम पर तो वो पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर सकता है। या फिर अगर जज वहाँ पर एट टाइम पे प्रेजेंट हो पाएंगे तो जज भी डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। और जज, जैसे कि पिछली आपको मैंने स्लाइड में बताया, जो जज होते हैं वो मोस्टली क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में ही डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आखिर सिचुएशन क्या थी और क्यों वो इंसान डेड बेड पर पहुंचा, उसका रीजन कौन था और अक्यूज्ड कौन होना चाहिए। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक डाइंग डिक्लेरेशन की। सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट आउटलाइंस द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ डाइंग डिक्लेरेशन एज फॉलो। सेक्शन 32 का क्लॉज 1 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये रिक्वायरमेंट्स बताता है कि डाइंग डिक्लेरेशन कैसे कैसे होनी चाहिए। तो पहला है, द स्टेटमेंट मेड बाय द डिसीज्ड कैन बी ओरल, रिटन और even expressed through signs and gesture depending on the condition of the disease। जो भी इंसान डेथ बेड पर लेटा हुआ है, जो भी इंसान मरने वाला है कुछ टाइम बाद, तो वो जो भी डिक्लेरेशन दे रहा है वो या तो ओरल मानी जा सकती है या फिर वो रिटर्न में अगर दे पाएगा तो रिटर्न मानी जा सकती है। अगर वो साइंस या जेस्टर्स के थ्रू दे पाएगा तो साइंस और जेस्टर्स भी एडमिसिबल होते हैं कोर्ट के अंदर। और ये सब डिसीज्ड की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्या वो बोल सकता है उस समय, या वो उस समय लिख सकता है, या फिर वो उस समय जेस्टर या साइन के थ्रू बता सकता है। अगला पॉइंट है, द स्टेटमेंट मस्ट परटेन टू द कॉज ऑफ डेथ और एनी सर्कमस्टांस ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट लेड टू द पर्सन्स डिमाइज। इसमें लिखा है कि जो भी स्टेटमेंट दे रहा है वो कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड होनी चाहिए या फिर उस सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड होनी चाहिए जिसकी वजह से वो पर्सन डेथ बेड पर आया। अगला पॉइंट है, द स्टेटमेंट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द डिसीज्ड। जो स्टेटमेंट डिसीज्ड दे रहा है, जो भी पीड़ित इंसान अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, अपनी एडमिशन दे रहा है कोर्ट में, डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ मैं इस वजह से मरा, वो डिक्लेरेशन या फिर वो स्टेटमेंट डायरेक्ट सर्कमस्टांसेस से डील करनी चाहिए। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन उससे पूछने चाहिए कि हाँ वो ये बता पाए कि उस समय क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से वो डेड बेड पर पहुंचा। Any statement that are remote or disconnected from transaction hold no value in the context। अगर वो कुछ भी घुमा फिरा कर उस समय बोला या फिर उसने और पूरी कहानी बताने की कोशिश करी तो वो पूरी कहानी नहीं मानी जाएगी, बस ये देखा जाएगा कि क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हुए थे। The deceased statement should indicate the cause and circumstances that led to their death or were ultimately responsible for it. It should be evident and relevant to establish the reason for their demise। जो स्टेटमेंट दी है उसने, जो भी डिक्लेरेशन उसने दी है, वो सीधा सीधा सर्कमस्टांसेस की तरफ ही उन स्टेटमेंट्स का वही मतलब निकलना चाहिए जो कि सर्कमस्टांसेस बन गए थे उस समय कि वो इंसान उन सर्कमस्टांसेस की वजह से उस हादसे की वजह से डेथ बेड पर पहुंचा। In summary, a dying declaration under section 32 clause 1 of the Indian Evidence Act must fulfill these criteria to be considered valid and admissible as evidence in legal proceedings। तो सेक्शन 32 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग ये जितनी भी कंडीशंस अभी हमने ऊपर पढ़ी, चार कंडीशंस जो हमने अभी पढ़ी हैं, ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट में एडमिसिबल होने के लिए। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है। जब एक इंसान डेड बेड पर होता है और वो कुछ भी स्टेटमेंट दे रहा होता है, चाहे वो जेस्टर्स के थ्रू दे, चाहे वो साइंस के थ्रू दे, चाहे वो लिखित में दे, चाहे वो बोल कर दे, या तो वो स्टेटमेंट्स एक जज रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर एक डॉक्टर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर एक पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर सकता है या फिर एक कोई भी नॉर्मल पर्सन जो कि ऑथोराइज है उस समय पे वो रिकॉर्ड कर सकता है। और डाइंग डिक्लेरेशन के 4 पॉइंट्स हमने पढ़े, जो जो क्राइटेरिया होता है कि जो भी वो स्टेटमेंट दे रहा है वो डायरेक्टली उसके
कॉज से डील करनी चाहिए कि वो कैसे अपने डेड बेड पर आया, कौन उसकी मौत का कारण बना है, कौन उसकी डेथ का कारण बना है, कैसे वो उसकी डेथ का कारण बना। तो ये सब इन सब का मतलब होता है डाइंग डिक्लेरेशन। और डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल होती है। एक कोर्ट के अंदर वो एडमिट की जा सकती है और प्रूफ की तरह काम आती है कि कैसे वो इंसान मरा। और डाइंग डिक्लेरेशन में ये भी एक पॉइंट है कि जब इंसान मर रहा होता है तब वो हमेशा सच ही बोलता है, क्योंकि अब उसे पता है कि वो मरने वाला है, तो वो क्यों झूठ बोलेगा। तो इसलिए एक इंसान जब मर रहा होता है तब वो हमेशा सच ही बोलता है। इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट में एडमिसिबल होती है, जो कि सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में लिखा है।